BHDC 134 चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगा, हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है, इसमें देखिएगा सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1.3 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर करके जाना और एग्जाम में पूछा भी जाता है हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि जब ये हिंदी गद्य की शुरुआत हो गई थी तो उसकी शुरुआत कैसे, पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी बेसिक चीज क्या है। जैसे हिंदी गद्य की जो पृष्ठभूमि शुरू हुई वो ब्रज भाषा से शुरू हुई। ठीक है भाई, ज्यादातर पहले जो कविता वविता लिखी जाती थी, ठीक है, गद्य लिखे जाते थे वो ब्रज की भाषा में, यानी कह सकते हो कि जो ब्रज भाषा, यानी कह सकते हो कि उस इलाके के जो लोग थे उन्होंने कविता लेखन शुरू किया। ब्रज से क्या होता है कि वो धीरे धीरे आगे चल करके खड़ी बोली या कैसे जिसे हम हिंदी बोलते हैं उसमें लिखा जाने लगा। खड़ी बोली का मतलब होता है जैसे हम नॉर्मल जो हिंदी बोली जाती है उसी को खड़ी बोली बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें एक और बनता है 1.4 हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास का सिंपल सा ही मतलब होता है कि जैसे मान लो कि सिंपल समझना कि जैसे हिंदी गद्य की शुरुआत हुई, मान लो कि भाई किसी ने ब्रज भाषा में कविता लिख दी, ठीक है, उसके आगे हिंदी में लिख दी, ठीक है, उसके आगे अंग्रेजी भाषा में कविता लिख दी, यानी कैसे धीरे धीरे उसमें जो डेवलपमेंट होते गए। ठीक है, क्या होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक अलग अलग जब चीजें आती है, जब उसमें चीजें ऐड होती चली जाती हैं, उसी को बोला जाता है हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, तो इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आगे भाई हिंदी गद्य के विकास का वर्णन कीजिए या हिंदी गद्य के विकास के बारे में बताइए, 20 नंबर, सॉरी 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें 20 का नहीं 16 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 16 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक चीज है और भी एक चीज है आपका 1.5 भारतेंदु युग। भारतेंदु युग एक हिंदी कविताओं का विकास है, हिंदी का विकास कविता के रूप में। देखो भारतेंदु युग है, दूसरा इसमें द्विवेदी युग है। ठीक है, भारतेंदु युग का मतलब ये होता है कि उस समय भारतेंदु जिस टाइप की कविताएं लिख रहे थे, बाकी जितने अन्य कवि थे वो भी उसी प्रकार की कह सकते हो या उसी तर्ज पर या उसी लहजे में जो कविताएं पाठ हो रहा था वो भी उसी टाइप का ही लिखा जा रहा था। और दूसरा फिर है 1.6 इसमें रहेगा द्विवेदी युग। ठीक है, तो इसमें लगभग इतने पॉइंट हैं। अगर मेरी तरफ से देखोगे तो इसमें जैसे है 1.3 हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, 1.4 हिंदी गद्य का विकास रहेगा और नेक्स्ट हमारा रहेगा 1.5 भारतेंदु युग और 1.6 क्या रहेगा, द्विवेदी युग रहेगा। ठीक है, ये इतने रहेंगे इसमें पॉइंट, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में आ सके। ठीक है, सबसे पहले 1.3 ही देखते हैं, इस क्या है, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं आधुनिक काल के आरंभ से अर्थात 19वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में गद्य की रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी। कह रहे हैं कि जब 19वीं शताब्दी से पहले, सिंपल सा करें भाई, जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो उससे पहले कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में, यानी जो इंडियन लैंग्वेज हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या था, गद्य की रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी, यानी भाई कविता बहुत ज्यादा नहीं लिखी गई थी 19वीं शताब्दी से पहले। भारतीय भाषा का मतलब होता है कि हिंदी में, ब्रज में, ठीक है, भोजपुरी में या मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, यानी इस जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वह 19वीं सदी से पहले उसमें बहुत ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी गई। आज खड़ी बोली साहित्य की भाषा, आज भाई लिटरेचर जो लिखा जा रहा है, सिंपल सी बात करें, आज जो भी कोई अगर कविता लिखेगा तो किस भाषा में लिखेगा भाई, हिंदी में लिखेगा। ज़्यादातर लोग हिंदी में तो लिख रहे हैं ना, और बहुत आगे बढ़ जाए तो शायद अंग्रेजी में लिख रहा होगा। तो ये करेंगे आज अगर कोई साहित्य लिखता है तो उसकी भाषा क्या है, साहित्य की भाषा क्या, हिंदी है। किंतु पूर्व आधुनिक काल में यानी 16वीं 17वीं सदी में उनका प्रयोग साहित्य में बहुत कम, यानी करके कह रहे हैं कि भाई कि जब 16वीं 17वीं शताब्दी थी, 16वीं 17वीं शताब्दी का मतलब हो जाता है मुगल काल। ठीक है, ये समझ लीजिए, या उससे पहले जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में क्या था कि उस समय जो साहित्य लिखा जाता था वह हिंदी में नहीं लिखा जाता था, या कह सकते हो कि हिंदी का बोलबाला उतना ज्यादा नहीं रहा होगा कि हिंदी में जो था वह साहित्य नहीं लिखा जाता था, उसका नगण्य का मतलब होता बिल्कुल जीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं होता था, उसका प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा साहित्य की भाषा थी। नहीं कह सकते हो, जब ब्रज भाषा एक प्रकार से समझ लो पीक था, बहुत ज्यादा ब्रज में कविताएं लिखी जा रही थी। और आपने वैसे भी देखा होगा कि बहुत सारी आपने कविताएं छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, ब्रज में बड़ी कविताएं लिखी गई। ठीक
ठीक है। अगर आप देखोगे जो भक्ति काल का टाइम है, भक्ति काल में भी अगर आप देखोगे मीराबाई है, रसखान है, और ये सब लोग किस में, ब्रज में ही लिख रहे हैं ना। तो ब्रज में जब कविताएं लिखी जा रही थी तो उस समय ब्रज में ज्यादा कविताएं थी। लंबे समय तक साहित्य रचनाएं ब्रज भाषा में ही होती रही, यानी एक लॉन्ग टाइम तक क्या रहा, ब्रज भाषा में ही कविताओं को लिखा गया, लॉन्ग टर्म में ब्रज भाषा ही चलती रही, ठीक है, ज्यादातर समय। भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए काव्य की रचना होती थी, लेकिन आपस में विचार विनिमय के लिए अलग प्रकार की। कह रहे कि भाव विचार के लिए, देखो कह रहे कविता लिखने के लिए अलग भाषा होती थी, और कह रहे हैं दूसरा विचार विमर्श के लिए, बातचीत करने के लिए अलग भाषा होती थी। कह रहे हैं कि पहले जो समय था भैया जब कविता लिखी जा रही थी, उस समय हम अगर 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करें तो इंसान जो थे आपस में बातचीत करने के लिए अलग भाषा प्रयोग करते थे और कविता लिखने के लिए अलग भाषा यूज होती थी। दो अलग अलग प्रकार की बोलचाल की भाषा गद्यात्मक थी, यानी कह रहे हैं कि जो बोलचाल की जो भाषा थी वो गद्यात्मक थी। ब्रज भाषा के बोलचाल के इस रूप का प्रयोग गद्यात्मक रचना करके, ब्रज भाषा का जो प्रयोग होता था वह गद्यात्मक रचना में, यानी जो गद्य लिखे जाते थे उनमें क्या था, ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। आरंभिक हिंदी गद्य की दृष्टि में ऐसी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, यानी आधुनिक अगर हम बात करें जब हिंदी गद्य की शुरुआत होती है, ऐसी ज्यादातर रचनाएं रही जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अब जितना मैंने आपको बोला है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आ गया कि भाई तुमसे ये पूछ रहे हैं कि हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, इतना जितना मैंने आपको शुरू में बोला है ना, ये सारा भूमिका में लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि आपने एग्जाम में लिखा, आप लिख रहे हो एग्जाम में लिख रहे हो, जैसे डाला आपने, ठीक है, कि लिखा भाई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद आप लिख रहे हो भूमिका, तो इतना जितना अभी मैंने बोला है ना, ये सारा भूमिका का है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, हेडिंग शुरुआत की जाती है, ठीक है, कॉपी में या जो आंसर शीट में लिखा जाता है इसी प्रोसीजर में लिखा जाएगा, ठीक है। आपने इतना क्या डाला भूमिका में, इसको कम ज्यादा कर सकते हो। और एक चीज मेरी बात ध्यान रखना कि भूमिका को बहुत ज्यादा मत लिखना, किसी किसी का मैंने देखा है कि पूरे पन्ने में भूमिका ही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा भी मत करना। लगभग 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, इसमें कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या आपने जो समझा है, ठीक है, वही एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात कह रहे हैं कि पहले जो कविता लिखी जाती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती। पहले तो ये इन्होंने बताया कि पहले जो कविताएं थी वह हिंदी भाषाओं में कविता नहीं लिखी जाती थी। जब हिंदी यानी कह सकते हैं जब भारतीय भाषा में जब कविताएं लिखी गई तो ब्रज भाषा में लिखी। ब्रज भाषा का बोलबाला लंबे समय तक रहा। ज्यादातर जो कविताएं 19वीं शताब्दी में लिखी गई वह ब्रज भाषा में रही, और हिंदी का जो चलन था वो बिल्कुल ना के बराबर था, हिंदी में कविताएं नहीं लिखी जा रही थी। ये बात आप भूमिका में लिखे। उसके बाद इसमें जो है हम देखेंगे ब्रज भाषा के गद्य, यानी ब्रज भाषा में जो गद्य लिखे गए भाई वो गद्य कैसे हैं। देखो ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा थी, करेंगे जो ब्रज भाषा है उसमें साहित्य भाई लिखे गए, पढ़े गए, इसलिए साहित्य की, लिटरेचर की लैंग्वेज है ब्रज, ठीक है। भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था। करें कि भाई ब्रज भाषा को कविता लिखने के लिए भी करते थे, और भाव विचार का मतलब होता कि बातचीत करने के लिए, बोलचाल की जो भाषा थी वह भी ब्रज का ही प्रयोग होता था। मान लीजिए जैसे मथुरा का जो इलाका है इसमें क्या बोलते हैं, ब्रज भाषा ही तो बोला जाता है ना। ये पूरी जो बेल्ट है, मथुरा के साइड की जो पूरी बेल्ट है, ये ब्रज भाषा की पूरी बेल्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो बोला जाता था या कह सकते हैं पूरा ब्रज भाषा बोली जाती। देखो कविता भी ब्रज में लिख रहे हैं और बातचीत भी ब्रज में कर रहे हैं, दोनों चीजें, ठीक है। लेकिन इस भाषा के बोलचाल के प्रयोग में भी साहित्य में होता था, यानी बोलचाल की भाषा में भी इसी भाषा का प्रयोग करते थे, और साहित्य भी भैया इसी में लिख रहे हैं। आप तो जानते होंगे कि विद्वानों की भाषा आम आदमियों की भाषा से अलग होती है। करेंगे भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, आम लोगों से अलग भाषा बोलते हैं, ये सही बात है, ठीक है। हर इंसान की भाषा अलग अलग होती है, ठीक है, लैंग्वेज शब्द अलग हो जाते हैं। करें कि जो विद्वान लोग होते हैं और जो भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लोग जैसे मजदूर है, मजदूर की भाषा में और एक पढ़े लिखे की भाषा में फर्क होता है, ठीक है। वही करें कि जानते हो विद्वान और आध्यात्मिक भाषा में अलग होती है, वे आपस में अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रायः साहित्य में ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है, नहीं करेंगे साहित्य में जो भाषा का प्रयोग होता है वो जैसे विद्वान टाइप के लोग होते हैं उस टाइप की भाषा का प्रयोग, नहीं कह सकते हो कि आम लोग की जो भाषा है या जो सिंपल भाषा है, ब्रज भी कई टाइप में बोली जाती है, ठीक है। तो ब्रज जो गद्य में लिखी गई यानी जिनमें कविताएं लिखी गई, अब जैसे तुम कविता पढ़ते हो, अब ऐसे मथुरा में जाओगे थोड़ी वहां ब्रज भाषा लोग बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहा होगा ना, लेकिन वहां पर बोलने का स्टाइल दूसरा तरीका नहीं। कह रहे हैं कि जो कविताएं लिखी गई वो पढ़े लिखों की ब्रज भाषा कह सकते हो, यानी ये इस टाइप की थी जैसे पढ़े लिखों की ब्रज है
प्रकार की ब्रज भाषा थी, ठीक है। इसके ठीक विपरीत जनसाधारण की भाषा बोलचाल की होती है। जनसाधारण का मतलब आम लोग, आम जनता जो हैं, जो आम लोग होते हैं वो क्या बोलचाल की भाषा उनकी होती थी। इसीलिए जब कोई विद्वान उपदेशक अपने मत का प्रचार करना चाहता तो उसे जनसाधारण की भाषा अपने मत या विचार को समझना पड़ता। कह रहे कि अगर कोई, मान लो कि अगर तुमको कोई बात कहनी है, अगर अपनी बात पहुंचानी है लोगों तक, तो आपको साहित्यिक भाषा नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में आना पड़ेगा, ठीक है। वही कह रखा हूं भाई, अगर आपको तुमको कोई बात पहुंचानी है, तुम सोचती हो कि मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने नहीं बल्कि समझें और जानें, इसलिए आपको जो आम बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में आपको बात करना पड़ेगा। यानी आप बहुत टिपिकल लैंग्वेज में यूज करेंगी या साहित्यिक भाषा बोलेंगे तो लोग भैया उनके सर से ऊपर से चला जाएगा, समझ नहीं पाएंगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हर एक आदमी तक अगर पहुंचना, यानी कह रहे हो कि अगर पीएचडी होल्डर भी तुम्हारी बात समझ ले और गांव में जो मजदूर खेत का काम कर रहा हो भी समझ ले, तो आपको एक आम बोलचाल की भाषा में बोलना पड़ेगा ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे, ठीक है। इस प्रकार गद्य के प्रेरण में कारण यह भी रहा कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जनता को सुगमता से पहुंचा सकता है। यानी कह रहे हैं कि जब गद्य में लिखे गए तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जो लेखक है उसका जो संदेश है, यानी वो जो भाई कहना चाहता है आम लोगों से, उसके संदेश आम लोगों तक पहुंचे, लोगों तक उसको जाने। इसके प्रयोग से लेखक अपना प्रयोग संदेश जो था पहुंचाना चाहता था। आरंभिक ब्रज भाषा गद्य में इसका प्रयोग इसी उद्देश्य होता है। यानी शुरू में जो ब्रज में कविताएं लिखी गई उसका उद्देश्य यही होता था कि आम लोगों तक, क्या कर रहा हूं, आम लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग होता था, ठीक है। काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी जाती थी। यानी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं ना, ठीक है, जैसे भाई वैसे रामायण लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है, उपनिषद लिखा गया है, यानी बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों तक को पहुंचाने के लिए आम लोगों के लिए टीकाएं टीका मतलब एक छोटी सी आती है ना, अरे घरों में बहुत आती है, मेरे घर में भी है, ठीक है। जैसे मान लो कि सिंपल सी अगर मैं बात करूं ना, जैसे एक आपकी इग्नू की बुक है, ठीक है, मान लो उसकी एक हेल्प बुक आ रही है, तो उसी प्रकार का होता है जो बड़ा ग्रंथ होता है उसकी एक टीका लिखी जाती है। भाई जैसे मान लो कि सिंपल सी अगर मैं बात करूं, जैसे रामायण है, रामायण को वाल्मीकि जी ने किस भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा। भाई संस्कृत हर इंसान को आती नहीं है, अब रामायण को हर इंसान नहीं पढ़ सकता है ना, ठीक है। रामायण की मैं बात कर रहा हूं, रामायण को वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा, आम लोगों तक नहीं पहुंची, ठीक है। और जब उसी को रामायण को रामचरितमानस बना करके तुलसीदास ने लिखा तो आम लोगों ने उसको समझा, पढ़ा और जाना और लोग तक पहुंची। तो वही कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक मेन किताब है उसके साइड बुक निकल जाए, यानी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जितने भी बड़े ग्रंथ होते हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी जाती, छोटी छोटी आती हैं, ठीक है। ये टीकाएं गद्य की भाषा में दिखाई पड़ती हैं। उस काल में गद्य रचना काल के एक उदाहरण है, जैसे यहां पर एक उदाहरण भी इन्होंने दे रखा है इसको, जिस प्रकार से इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पद्य के साथ गद्य का लेखन भी हो रहा था। यानी कह रहे हैं कि जब ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती थी तो पद्य भी लिखा जाता था, उसके साथ गद्य भी लिखा जाता था, यानी उसको समझाने के लिए, ठीक है। ब्रज भाषा गद्य का प्रणालिक रूप 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब होता है जब 17वीं शताब्दी बीत रही थी, ठीक है। देखो दो रचनाओं यानी रचनाओं से 252 से वार्ता में औरंगजेब के काल की रचना से मिलता है। यानी कह सकते हैं कि ब्रज भाषा की जो शुरुआत है, जो कविता की शुरुआत हो रही थी, कब हो रही थी भाई, जो औरंगजेब का काल था उस समय से उसकी शुरुआत हो रही थी, ठीक है। तब तक कह सकते हो कि ज़्यादातर जो भाई रचनाएं थी उसमें फारसी का बोलबाला था, यानी जब मुगल काल का दौर था, ठीक है। उसके बाद उसमें आया, इसमें वैष्णव भक्तों की महिमा व्यक्त की जाने, वैष्णव यानी जो वैष्णव भक्त थे उनकी महिमा को व्यक्त किया गया, लिखी गई। इनकी रचना भक्ति भाव के प्रचार के लिए, कह रहे हैं कि शुरू में शुरू में जो ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती थी ना, वो हास्य के लिए, मनोरंजन के लिए, इसके लिए नहीं लिखी जाती थी, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि जो कविता लिखते थे किसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए, ठीक है। मान लो जैसे मीराबाई हैं, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं तो ब्रज भाषा में कर दिया, ठीक है। मान लो कोई और है लिख रहे हैं, यानी भगवान की भक्ति, यानी भक्ति भाव के प्रचार के लिए किया है। यानी भाई शुरू में जो ब्रज भाषा में कविता लिखी गई या जो गद्य लिखे गए, ठीक है, उन जो लिखे जा रहे थे वो किस लिए लिखे जा रहे थे, भक्ति भाव के लिए लिखा जा रहा था, ठीक है।
इसी प्रकार 1660 के आसपास भक्त नम्भादास की रचना में अष्टैमा में ब्रजभाषा गद्य का जो रूप देखने को मिलता है उसी भाषा में सामान्य बोलचाल की है, हालांकि कुछ अधिक परमार्जित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय ब्रज में गद्य की रचना छुटपुट रूप में होती थी, इसकी कोई विकसित परंपरा नहीं थी। यानी करेंगे 1660 की अगर बात करें तो ब्रज भाषा में उन्होंने जो लिख रखा है नम्भादास ने, वो छुटपुट का मतलब होता थोड़ी मोड़ी रचनाएं, 2-4 किताबें लिखी गई थी, उससे ज़्यादा नहीं लिखी गई। इसका मुख्य कारण क्या था कि ब्रज भाषा में गद्य की क्षमता का विकास न होने यानी नहीं हुआ कि ब्रज भाषा सीमित ब्रज क्षेत्र की भाषा थी। विचारों के आदान प्रदान के लिए संपर्क भाषा में ब्रज भाषा अपने सीमित क्षेत्र में ही बनी रही। ब्रज क्षेत्र के बाहर संपर्क भाषा में इसका प्रयोग विकास नहीं हो पाया, इसीलिए इसमें गद्य की क्षमता का विकास नहीं हो पाया। यही कारण रहा कि ब्रज काव्य के लिए ही बनी रही और खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया, जो पहले से संपर्क भाषा में अन्य। देखो क्या करें, ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जो ब्रज भाषा थी, ठीक है, उसमें गद्य लिखा जा रहा था, ठीक है, ब्रज भाषा में गद्य लिखे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन जो ब्रज भाषा थी वो ब्रज क्षेत्र कह सकते हो, यानी कह सकते हो कि जो ये आपका क्या मथुरा और जो वृंदावन की जो बेल्ट है, इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ब्रज का एक लिमिटेड एरिया है, ठीक है, यानी जो लोग ब्रज बोलते हैं उनका एक लिमिटेड एरिया है, उस जगह पर बोलते थे। लेकिन ब्रज भाषा दूसरी जगह पर नहीं गई, मान लो ब्रज भाषा दिल्ली में नहीं पहुंची, ब्रज भाषा राजस्थान में नहीं गई, यानी कह रहे हैं कि ब्रज भाषा में कविता तो लिख रहे थे, लेकिन कह सकते हो ब्रज भाषा में कविता लिखी जा रही थी, लेकिन कह रहे हो जो चैप्टर हैं, यानी जो यहाँ पर कह रहे हैं जो गद्य लिखे गए उनकी क्षमता तो लिखी जाए, लेकिन कह रहे हो कि जो पद्य है, यानी कह सकते हो कि जो पद्य भाषा थी वो खड़ी बोली ज्यादा थी, यानी कह सकते हो कि जो पद्य की भाषा बनी वो खड़ी बोली बन गई। ब्रज भाषा जी थी वो कह सकते गद्य तक ही सीमित रही। अगर मैं कहूं कि जो ब्रज भाषा है वो गद्य तक ही सीमित रही, उसका रीजन ये था कि गद्य का जो इलाका था वो लिमिटेड एरिया था, क्षेत्रफल जो था वहीं तक सीमित थी, वहीं के लोग बोलते थे। देखो ब्रज भाषा में भाई कविता लिख गई, लोगों ने उसी ब्रज भाषा में और लिखने लग गए, उस कविता लिखी गई, लेकिन कह सकते हैं कि ब्रज भाषा जो थी वो गद्य में लिखी जा रही थी, लेकिन वो पद्य में नहीं आ पाई। पद्य में न आने का रीजन यही है कि जो ब्रज भाषा थी उसका एक लिमिटेड एरिया था, वहीं तक के लोग बोलते थे, और कह सकते हैं कि ब्रज भाषा पद्य में नहीं आगे नहीं इसलिए बढ़ सकी क्योंकि उसका एक इलाका लिमिटेड था या उसका विकास नहीं हो पाया, वो एक सीमित क्षेत्र की जो भाषा थी, इसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है, यही चीज इसमें बताई गई है। अगला हम देखेंगे खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली में भी आगे चल करके फिर गद्य कैसे लिखेगा देखिएगा। हमने देखा कि किन कारणों से ब्रज भाषा में गद्य की परंपरा आगे नहीं, कि भाई जो ब्रज भाषा थी उसमें गद्य लिखा गया। भाई मान लो सिंपल समझो, अगर किसी ने एक कविता लिखी, ठीक है, तुमने मान लो एक कविता लिख रहे हो, तुम ब्रज में लिख दिया, ठीक है, तुमने लिख दी, लेकिन जो तुम ब्रज भाषा में कविता लिख रहे हो वो तो सिर्फ ब्रज के लोग ही समझेंगे, वो कह सकते हो कि मथुरा और वृंदावन और उस आसपास के इलाके के लोग समझेंगे, पूरा देश के लोग तुम्हारी कविता समझ ही नहीं पाएंगे तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। इसलिए कह सकते हो कि ब्रज भाषा में फिर जो रफ्तार थी, जो विकास था, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो भाषा लिमिटेड इलाके तक थी, लिमिटेड एरिया तक थी, ठीक है। वही कह रहे हैं ना कि किन कारणों से परंपरा आगे नहीं बढ़ी। अब हम देखेंगे, ठीक है, रीजन क्या था कि ब्रज भाषा सिर्फ कह सकते कि ब्रज जो क्षेत्र है वहीं तक बोली जाती थी, इसलिए ब्रज भाषा लिमिटेड रही और आगे उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसलिए नहीं दिखा कि वो भाषा पूरे वैश्विक लेवल या कह सकते कि पूरे देश में नहीं बोली जाती थी, ठीक है। अगर भाई किसी ने अगर मान लो उसमें कविता लिख ही दी, कविता पाठ कर ही दिया है, तो वहीं के लोग समझ पाएंगे और बाकी लोगों के लिए भाई ट्रांसलेट करना पड़ेगा, वह किताब उठा करके पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, पहली बात है। तो कह सकते हैं उसका बहुत ज्यादा फैली नहीं, उसका विस्तार नहीं होगा, विस्तार ज्यादा नहीं देखना। अब हम देखेंगे खड़ी बोली में गद्य का विकास की भाई, जब भाई ब्रज भाषा आगे नहीं हुआ, आगे नहीं समझते थे, तो खड़ी बोली ने उसका स्थान लिया। खड़ी बोली जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, यानी खड़ी बोली जो थी वह जो जनसाधारण है, जो आम लोग हैं, उनकी कैसी थी, बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। आम लोग जो थे उनकी बोलचाल की भाषा रही। धीरे धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा। आम लोग जो थे वो हिंदी खड़ी बोली बोलते थे
और धीरे धीरे जब ब्रज का विस्तार उतना नहीं दिखा तो खड़ी बोली में क्या हुआ, साहित्य को लिखा गया, यानी उसमें रचनाएं होने लगी। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली के विकास में करेंगे। उस समय जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, एक मिनट सुनना मेरी बात को समझना। देखो 19वीं शताब्दी है, ब्रज में कविता लिखी जा रही है, ठीक है, लेकिन ब्रज भाषा जो है सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, ब्रज तक ही लिमिटेड है, यानी मथुरा और उसी के आसपास। और आपको पता होगा 19वीं शताब्दी जो है और वही हमारा, या 19वीं और जो 20वीं शताब्दी है उसी के आसपास क्या है कि हमारा जो देश है वो लगभग क्या है, गुलाम भी था, ठीक है, गुलाम भी है, ठीक है। उसका भी रीजन कह सकते हो कि एक ऐसी भाषा में चीजों को देखो भाई, कोई भी अगर कविता लिखता है तो सोचता है कि मेरी कविता दूर तक जाए, ये नहीं सोचेगा कि मेरे गांव वाले पढ़ लें और मेरे जिले वाले और मेरे राज्य वाले पढ़ लें, वही समझ लें, दुनिया के लोग ना जाने। तो हर कोई सोचता कि भाई मेरी कविता का विस्तार हो। तो इसलिए भी कह सकते हो कि ज्यादातर लोगों ने आगे चल करके खड़ी बोली का यूज करने लग गए। देखो 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने लगी थी, यानी 14वीं शताब्दी जो थी, ठीक है, उसके आसपास क्या था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती थी। मुगल काल के शासन की सुविधा के लिए आम जनता से संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग, ये मुगल काल जो था, ठीक है, एक अकबर और जो बाकी जितने भी उसमें थे बादशाह थे, उन सब ने क्या कहते हैं, खड़ी बोली, यानी जनता शासन के लिए। शासन का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो राजा महाराजा जो आदेश देते थे या पूरा जो प्रशासन का काम चलता था वह खड़ी बोली में हो रहा था, ठीक है, खड़ी बोली में प्रयोग हुआ। मुगल भी बाहर से आए थे, उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में उन्होंने फारसी का उपयोग किया, क्योंकि मुगलों की भाषा फारसी है, ठीक है। मुगल किस में बात करते हैं, मुगल फारसी में बात करते हैं, है तुर्की लेकिन राजकाज की भाषा फारसी रही। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की भाषा, यानी कह सकते जो फारसी थी वह मिश्रित खड़ी बोली की बोलचाल की भाषा में नई शैली में, यानी जो कह सकते हो कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो फारसी में तो मुगल जो थे वो कामकाज कर रहे थे, मुगल फारसी बोल रहे थे, लेकिन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जा रही थी। तो इसका दोनों में मिक्स हो गई, मिक्सअप हो जाना। आज के देश में बहुत सारी है मिक्स हो गई भाषाएं, ठीक है। तो दोनों क्या गए, मिश्रित खड़ी बोली बन गई, को फारसी लिपि में लिखा जाने लगा, यानी क्या करें, मिश्रित रूप को फारसी में लिखा जाने लगा। अब इस नई शैली को हिंदवी या हिंदी रेखता आगे चल करके इस उर्दू का नाम दिया गया, यानी जो थी देखो फारसी और हिंदी क्या हो गई, आपस में मिक्स हो गई, ठीक है। और आगे चल करके क्या इसको हिंदी या हिंदवी या आगे चलकर उर्दू का नाम दिया गया। शायरों ने इसे शायरी करना आरंभ शुरू कर दी। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां और लिखी थी, यानी अमीर खुसरो जो थे उन्होंने कैसे थे, खड़ी बोली में उन्होंने लिखना शुरू किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, अमीर खुसरो से रचित पहेलियों का एक उदाहरण जो उन्होंने भरा है, एक थाल मोती भरा सबके ऊपर धरा औरा, चारों ओर वह थैली फेरी मोती उसके एक न गिरी। तो इन्होंने जो अमीर खुसरो ने लिखा था, देखो यहाँ क्या है, अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण के राज्यों में, यानी साउथ का जो इलाका है, देखो अमीर खुसरो एक प्रकार के कैसे हैं, राज कवि है, ठीक है, राज के भैया अमीर खुसरो के प्रकार से कह सकते हो कि अमीर खुसरो ने अगर कविता लिख दी है, अगर हिंदी खड़ी बोली में लिख दी है तो बाकी लोग भी लिखने लग गए, ठीक है। या दक्षिण में राज्य में दक्षिणी हिंदी का मतलब ये होता है जो दक्कन है, दक्कन स्टेट का मतलब ये समझ लो कि आपका जो कर्नाटका का इलाका है, कर्नाटका और आंध्रा, इसी इलाके के क्या बोला जाता है, दक्कन का बोला जाता है, ठीक है। दक्कनी हिंदी यानी दक्कन की भाषा और हिंदी आपस में मिक्स हो गई, इसको दक्कनी हिंदी बोलते हैं, ठीक है। दक्कनी हिंदी के रूप में वहां 14वीं से 18वीं शताब्दी तक अनेक साहित्यों की रचनाएं, नहीं कह सकते भाई दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर दक्कनी हिंदी के रूप में अनेक साहित्य ग्रंथ लिखे गए, जिनमें गद्य की रचनाएं भी महत्वपूर्ण स्थान है। ख्वाजा बंदा नवाज दराज जो शाह मीर जी बहारुद्दीन जन्मा, यानी इस प्रकार के जो थे मुल्ला वहजी जैसे साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं के साथ ग्रंथ भी लिखे। मुल्ला वहजी ने 1635 में प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ सबरस की रचना की, जिसका आरंभ इस प्रकार होता है। ये कह सकते हो कि हिंदी का जो प्रयोग था, देखो सिंपल सी सुनो, शासन था मुगलों का, ठीक है, मुगलों का शासन था, मुगलों की भाषा थी फारसी, ठीक है।
दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी, ठीक है। लेकिन अब मुगलों को अगर बात करना है, अगर अपना काम कहना है तो हिंदी का प्रयोग करने लग गए। तो उनकी जो फारसी थी और हिंदी थी आपस में क्या हो गई, मिक्स मिल गई, ठीक है। और अमीर खुसरो क्या है, राज कवि हैं, एक राजकीय कवि था, ठीक है, सरकारी कवि समझ लो, ठीक है। इसने क्या कर दिया, हिंदी यानी खड़ी बोली में इसने कविता लिख दी, ठीक है। जब इसने कविता लिखी तो क्या हुआ, उस कविता का विकास हुआ और भी लोगों ने इस प्रकार की कविता लिखी और धीरे धीरे जो खड़ी बोली थी वह दक्षिण में एंटर करती, दक्कन के क्षेत्र में, ठीक है। दक्कन अगर आप और नहीं समझ पा रहे होंगे तो विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य है उस पूरे इलाके को दक्कन बोला जाता है, ठीक है। तो दक्कन के इलाके दक्षिण में भी क्या होता है कि इसी भाषा में यानी खड़ी बोली में या दक्कनी हिंदी जिसे हम बोलते हैं, इस भाषा में क्या होने लगा, कविताएं लिखी जाने लगी और कई सारी रचनाएं लिखी जाने लगी। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, खड़ी बोली का विस्तार हुआ और ब्रज भाषा मैंने बोला था कि वो ब्रज तक ही लिमिटेड रही और खड़ी बोली का धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार होता चला गया, ठीक है। जैसे यहां पर इन्होंने अपनी कविता लिख रखी है, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिणी हिंदी ने लगातार गद्य साहित्य का विकास होता रहा, ठीक है। आगे देखिएगा, मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका, कि भाई मुगलों ने खड़ी बोली का जो विस्तार था, जो डेवलपमेंट था, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ खड़ी बोली का विस्तार, यानी जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो था, जैसे मान लो मुगल किसी इलाकों को जीत लेते थे तो मुगलों के इलाके में आ जाता था इलाका कब्जे में और मुगल वहां हिंदी का विस्तार कर देते थे, ठीक है, क्योंकि मुगल एक प्रकार से मिक्सअप लैंग्वेज बोल रहे थे। कह रहे हैं कि मुगल काल में जो खड़ी बोली थी उसका विस्तार हुआ, जैसे जैसे मुगल बढ़ रहे थे वैसे वैसे हिंदी यानी खड़ी बोली बढ़ रही थी, हिंदी नहीं खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली मुगलों के समय में संपर्क भाषा होगी, यानी मुगल काल में जो संपर्क भाषा थी क्या बनी, खड़ी बोली। खड़ी बोली क्यों बनी, क्योंकि भाई मुगल क्या है, तुर्क हैं, ठीक है, तुर्की है, तुर्क हैं, ठीक है। और ये इनकी भाषा क्या है, ये क्या बोलते थे, फारसी, ठीक है। और फारसी अगमा लोग आके यहाँ दिल्ली में फारसी बोलेंगे तो कौन समझ पाएगा, कोई नहीं समझेगा। तो इसलिए दिल्ली में क्या बोली जाती थी, खड़ी बोली बोली जाती। तो मुगलों ने क्या किया कि खड़ी बोली को बोलना शुरू कर दिया। आधी फारसी बोलते थे और आधी हिंदी बोलते थे। कोई अगर नया आदमी हो ना, कोई नया इंसान होता है ना, अगर वो तुम्हारी भाषा को सीखेगा ना तो आधी अपनी भी मिला देगा, उसी प्रकार से समझ लो ये बन गई, ठीक है। यानी आधी उनकी। और खड़ी बोली का विस्तार क्या हुआ, मुगलों ने संपर्क भाषा बनाया, क्योंकि वो जब विस्तार करते थे उस संपर्क भाषा नहीं। जब अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है भाई, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति के बाद किसी शासक में नहीं रही। नहीं कैसे, देखो सिंपल सा है, मुगलों में जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद कोई बहुत शक्तिशाली कोई मुगल रहा नहीं शासक जिसने एम्पायर को एकजुट रखा हो, उसमें विद्रोह होता रहा, कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं रहा मुगलों में, ठीक है। दिल्ली, आगरा आदि पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हुए। यानी कहते हैं जब मुगलों से, जैसे सिंपल, जैसे बंगाल अलग हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, अवध बन गया, पंजाब अलग हो गया, ठीक है, पंजाब अलग बन गया, ठीक है, पंजाब का अलग गठन हो गया, सिंध अलग निकल गया। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब ये धीरे धीरे जब इलाके निकलते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, नए नए जैसे दिल्ली है, आगरा है, पटना है, मुर्शिदाबाद है, लखनऊ है, इनका विकास हुआ। इस कारण व्यापार की उन्नति के लिए व्यापारिक मार्ग पूर्वी शहर की ओर जाने, अब व्यापार के मार्ग कहां जाने लगे, पूर्वी ओर, ठीक है, पूर्वी शहरों की ओर जाने, क्योंकि खड़ी बोली अब तक संपर्क भाषा बन चुकी थी, इसलिए इन व्यापारियों के साथ खड़ी बोली का भी विस्तार हुआ। पूर्वी का मतलब होता है कि बिहार वाले रीजन में, इस साइड वाले बंगाल, क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुत समृद्ध है, ठीक है, बंगाल। और कह सकते हो कि और जब ये विस्तार हुआ, यानी भाई व्यापार हुआ, बढ़ा, और व्यापार बढ़ा, तो जब व्यापार बढ़ा तो इन लोगों ने क्या किया, हिंदी भाषा, ये खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया और खड़ी बोली के साथ ही क्या हुआ कि वो वहां पर चली गई, ठीक है, अब संपर्क भाषा बनी, इसलिए इन व्यापारियों के साथ खड़ी बोली का विस्तार। इस प्रकार खड़ी बोली में गद्य की क्षमता का विकास होने लगा। जो खड़ी बोली थी अब धीरे धीरे इसमें क्या, गद्य की क्षमता का विकास होने लगा और गद्य की रचना, यानी अब धीरे धीरे खड़ी बोली का भी गद्य में विकास होने लगा, ठीक है। आगे देखिएगा, खड़ी बोली गद्य का रूप है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना
चंद छंद वर्ण की महिमा में मिलता है। इस रचना काल में 1570 ईस्वी में स्वीकार किया गया। निम्नलिखित उदाहरण से आप दरबारी शिष्ट और परिशिष्ट खड़ी बोली को गद्य में देखेंगे। तो कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो 1570 के आसपास और अकबर के काल में देखेंगे तो खड़ी बोली जो थी उसका एक विस्तार रहा। साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। नहीं, देखो कोई भी भाषा अगर साहित्यिक भाषा बनती है या लिटरेचर की भाषा बनती है तो उसको क्या होता है भाई, समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, खड़ी बोली के साथ भी ऐसा हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास धीरे धीरे हो रहा था, यानी कह सकते हैं कि खड़ी बोली में जो गद्य था उसका जो विकास था, जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे होता। सन 1741 में पटियाला दरबार में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई भाषा योग वशिष्ठ से हम इस प्रकार विकास की श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। आप इस उदाहरण को कह सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे आप लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल को जो इन्होंने बता रखा है। इस उदाहरण को देख करके क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की परिमार्जित गद्य रचना के काफी निकट है? खड़ी बोली कम समय में ही साहित्य में स्थान पा गई। ये कह सकते धीरे धीरे भाई जो खड़ी बोली थी साहित्य में, देखो सिंपल सी मेरी बात सुनो, जिस चीज को सपोर्ट सरकार के द्वारा यानी मुगल बादशाह या मुगल सल्तनत के द्वारा जिस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा वो तो भाषा बढ़ेगी, सच्चाई है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात बोलो कैसे, जैसे मान लो किसी दरबारी कवि है, उसने कविता लिख दी, राजा ने खजाना पैसे वैसे दे दिए और बेचारा और लिखेगा और लिखेगा। ठीक है, यह कह सकते हो कि अगर राजकाज की भाषा बन गई तो लोग उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे तो और बढ़ेगी। यानी कह सकते हो कि खड़ी बोली में जो योगदान रहा वो राजकीय योगदान ज़्यादा रहा। ठीक है, राजकीय योगदान हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जैसे कह सकते हो कि साहित्य में स्थान तेजी से इसमें गद्य विकसित होने लगा। हम आगे इस पर विचार करेंगे किन किन कारणों से इसमें शीघ्रता और विकास हो, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं उसको देखेंगे किस प्रकार से विकास हो। तो एक पॉइंट जो था उसमें तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें है हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, हेलो, हमारा क्या है 1.4 क्या है, हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, इसमें देखिएगा खड़ी बोली गद्य का जो रूप आज हमारे सामने है वह सहज ही विकसित नहीं हो रहा। करें आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं कि खड़ी बोली में लिखी जा रही हैं वो इतना आसान नहीं था कि भाई खड़ी बोली में होने लग जाएं। ठीक है, इसके विकास में परिस्थितियों, संस्थाओं, व्यक्तियों, इन सब की क्या रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें से कुछ कारणों का संक्षिप्त परिचय हम आगे करने जा रहे हैं। यानी हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है कह सकते हो कि उसमें अगर आप देखोगे इतना आसान नहीं रहा है। ठीक है, इसमें कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों का महत्व रहा है, कई सारी संस्थाओं का, बहुत सारी परिस्थितियों का। यानी हिंदी में जो गद्य लिखा गया या खड़ी बोली में जो गद्य रचनाएं की गई उसमें बहुत सारी चीज़ें रहीं, बहुत सारी परिस्थिति रहीं, बहुत सारी चीज़ों का योगदान रहा है। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, हिंदी गद्य के विकास के कारण। हिंदी गद्य का जो विकास हुआ उसका कारण क्या था, यानी रीजन क्या था, भाई हिंदी में गद्य क्यों लिखे गए। ठीक है, देखो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के समय भारत में परिवर्तन का जो सिलसिला आरंभ हुआ है, जब यहाँ पर अंग्रेजों का साम्राज्य आता है तब यहाँ पर भारत में परिवर्तन होता, चेंज होता, आरंभ हुआ। उसने भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर डाला क्योंकि हमारे देश में मुगल शासन कर रहे थे और मुगल का शासन चेंज होकर के यहाँ पर अंग्रेजी शासन आता है। भाई मुगल जो थे अपना देश मान करके यहाँ पर शासन कर रहे थे, या कह सकते हो कि शासन उनका था। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आता है तब यहाँ पर क्या होता है, लोगों का शोषण होता है, लोगों का दमन होता है, ये सारी चीजें होती है और लोगों के जीवन पर, लाइफ पर बहुत व्यापक असर पड़ा। ठीक है, बहुत नेगेटिव चीजें आई। ठीक है, ये परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में नहीं संबंध नहीं था, इसमें से कई परिवर्तन का संबंध हिंदी गद्य के विकास के से है। नीचे इसका लिखा गया, यानी कह सकते हैं कि जब हमारे देश में चेंज हुआ, यानी मुगल काल से जब देश अंग्रेजी शासन काल के हाथों में जाता है तो देश में बहुत प्रकार के चेंज होते हैं, बहुत प्रकार से परिवर्तन होता है और उसमें कह सकते हो कि हिंदी गद्य का विकास भी उसी एक कारणों में से था जिसका आगे बताया जा। सबसे पहले क्या, ईसाई मिशनरी। अब एक शब्द है जैसे भाई ईसाई मिशनरी क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो अंग्रेज आए थे उनका धर्म क्या है, क्रिश्चियन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ईसाई मिशनरी का मतलब जो लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, जैसे हमारे लोग होते हैं ना, मिशनरी का मतलब धर्म प्रचारक।
ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो ईसाई मिशनरी देखे, यानी एक प्रकार से धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति या बाबा बाबा जो हमारे यहाँ संत महात्मा जो लोगों को प्रचार करें कि धर्म हमारा, उसमें हमारे धर्म में आ जाइए, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिलीजन कन्वर्जन, यानी धर्म परिवर्तन। देखिएगा ईसाई मिशनरी क्या रहे। आप जानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हिंदू मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म को मानने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। दक्षिण भारत, केरल और पूर्वी भारत के कई छोटे प्रदेशों में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या काफी अधिक है। यानी करके हमारे देश में अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी तो है, लेकिन उसके साथ जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, दक्षिण के जो केरल का राज्य है और जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या अधिक है। मुगल के शासन के उत्तर काल में ईसाई धर्म प्रचारक इस देश में आए। यानी जब मुगलों का उत्तर मुगल काल का मतलब होता है भाई औरंगजेब के बाद, ठीक है, औरंगजेब के बाद जो जब मुगल कमजोर पड़े, ठीक है, उस समय क्या होता है, ईसाई धर्म प्रचारक देश में आते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर पराधीन बनाया, यानी जब भैया अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया और अपना शासन स्थापित किया, यानी जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां तेज हो गई। भाई देखो, सुनो, ईसाई थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, ठीक है, मुगल काल में आते हैं, लेकिन जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम होता है तब ईसाई धर्म जो प्रचारक थे उनकी गतिविधि तेज हो गई, उनको पैसा मिलने लगा। अरे भाई अंग्रेज भी ईसाई है, वो ईसाई का प्रचार कर रहे हैं तो उनका समर्थन मिल गया, उनको सपोर्ट मिल गया तो ज्यादा बढ़ने लग गए, ठीक है, उनकी गतिविधियां तेज हो गई। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का सहारा लिया, यानी कह रहे कि जो ईसाई था वो अपने धर्म का जब प्रचार करता था, ईसाई धर्म को बताता था तो भारतीय भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, भारतीय भाषाओं का। इनमें से एक हिंदी थी, यानी उन्होंने, अब मान लो तुम सिंपल से समझो, एक ईसाई व्यक्ति है जो इंग्लैंड का रहने वाला है, भारत में आ रहा, भैया ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। अरे जब भारत में आएंगे अंग्रेजी बोलेगा तो यहाँ कोई समझ नहीं पाएगा, तो क्या उसने हिंदी का सहारा लिया, यानी उन्होंने क्या भारतीय भाषाओं का सहारा लिया जिसमें से हिंदी थी। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में इन प्रचारकों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हिंदी में, यानी जो सारे प्रचारक थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, इन्होंने हिंदी यानी अपने धर्म का यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में कई पुस्तकें तैयार की। यानी कह सकती हूँ इन्होंने क्या किया, भाई हिंदी में किताब लिखवा दी, ठीक है, अब अंग्रेजी में थोड़ी लिखवाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। यानी कह सकते हो कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने क्या किया, हिंदी में कई सारे गद्य पुस्तकें इसकी तैयार करवा दी। इस प्रकार उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। हिंदी गद्य की आरंभिक चर्चा में आपने देखा होगा, जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बोलचाल में गद्य का प्रयोग होता था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी जनता की भाषा में शुरू किया, यानी ईसाई जब धर्म का प्रचार करते थे तो क्या क्या उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया और हिंदी में बहुत सारी कविता लिखवा दी। और क्या ऐसे क्या हिंदी गद्य का, यानी कह सकते हैं हिंदी में गद्य का भाषा का विकास हुआ। हिंदी गद्य में छोटी छोटी प्रचार पुस्तिका, जैसे प्रचार वचार करने के लिए ना उस छपवाई। धर्म ग्रंथ जो उनका बाइबल है उसका हिंदी में अनुवाद करा दिया। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है क्या है, बाइबल है। जैसे इस्लाम में कुरान है या हिंदू में जैसे गीता है हिंदू धर्म में, तो उसी प्रकार से ईसाई धर्म में क्या है, बाइबल है, उसका हिंदी में अनुवाद कराया। धर्म के प्रचार को जहां गति मिली वहां प्रकारण से इसे हिंदी के लिए सहायता बना। यानी सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो ईसाई मिशनरी थे वो भाई ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ की भाषा हिंदी थी तो उन्होंने क्या किया, इस हिंदी में उन्होंने कविता कहानी लिखी और इससे क्या हुआ कि भारत में हिंदी में यानी हिंदी गद्य का विकास हो गया। यानी जो गद्य की भाषा बनी वो हिंदी में, क्योंकि ईसाई जो मिशनरी थे उन्होंने इसको गति प्रदान कर दी। भाई उन्होंने कविता छपवा दी हिंदी में, ठीक है, जो ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, इससे क्या हो, सारी चीजें आगे बढ़ी। नेक्स्ट देखिएगा नवीन आविष्कार, ठीक है भाई, नए नए आविष्कार को, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नवीन आविष्कार। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए मुद्रण का मतलब होता है कोई चीज छप रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं मुद्रण। यातायात आने जाने के लिए, ठीक है, संचार के नए साधनों का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो थे भाई नई नई चीजों का प्रयोग होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1844 से लेकर के 1856 के बीच दूर दूर के क्षेत्रों में रेल और ताल का विस्तार किया। आपको पता होगा कि हमारे देश में रेलवे का विस्तार और
तार का मतलब होता है कि जो संदेश, जिसे हम डाकिया बोलते हैं या तार बोलते हैं, उसको कह सकते हैं तार से जोड़ा। ठीक है। मुद्रण, तार और रेल के से जनजीवन में बड़ा जब भारत में रेल आती है, मुद्रण यानी चीजें छपने लग जाती हैं, अखबार छपते हैं और तार का विस्तार होता है, तो हमारे देश के जो जनजीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मुद्रण यंत्रणा यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, और प्रिंटिंग में क्या है, हिंदी की विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन। जो हिंदी भाषाओं में जो पत्र पत्रिकाएं थी उसमें धीरे धीरे उनका विकास हुआ। यातायात के तेज साधनों ने इन पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का रेल और अन्य तेजी वाहनों में जल्दी जल्दी दूसरे शहरों तक पहुंचना आरंभ हुआ। यानी देखो सिंपल से काम, भाई हमारे देश में अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज के आने से इस देश में नया आविष्कार हुआ। पहले क्या, रेलवे लाइन बिछ गई, ठीक है, रेलवे लाइन जब बिछी तब कह सकते कि डाक विभाग, जिसे तार विभाग भी कहो वही है, ठीक है, तार और डाक अलग अलग चीजें हैं, जिसे चिट्ठी भेजी जाती थी। दो चीज हो गई, रेलवे आई, डाक विभाग आ गया, ठीक है, दो चीजें हुई। इसका जब विस्तार हुआ, मुद्रण, यहाँ हमारे देश में अंग्रेजों के आने के बाद क्या, इस देश में अखबार छपने लगे, ठीक है, जब छपने लगे, और जब अखबार छपने लगे तो क्या हुआ कि जो अखबार छपता था वह हिंदी भाषा में छपता था। जब भैया हिंदी भाषा में अखबार छपा तो लोग क्या, रेल में यात्रा करते थे तो अखबार खरीदते थे। जब मान लो, जैसे मान लो कि एक शहर है दिल्ली में, मान लो अखबार हिंदी में छप रहा है, दिल्ली में किसी ने अखबार खरीदा, उसको गुजरात ले जा रहा है, उसको कश्मीर ले जा रहा है, उसको बिहार ले जा रहा है, उसको राजस्थान ले जा रहा है, तो क्या हुआ कि जो उस अखबार था, जब वो अखबार दूसरे राज्यों में जा रहा था तो इससे क्या हुआ, उस यानी हिंदी भाषा का विकास हुआ। या कह सकते हो जो कविताएं छपती थी, जो कहानियां छपती थी हिंदी भाषा में, जब उसको लोग रेल में जा करके यात्रा करते थे, यानी रेल इन जब नवीन नवीन भारत में आविष्कार हुए, इन आविष्कारों ने भी क्या किया, हिंदी भाषा के यानी कैसे हिंदी गद्य का जो विकास था उसमें इन्होंने क्या, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यातायात के तेज साधनों ने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को रेल और अन्य वाहनों से तेजी दूसरे शहरों में पहुंचाना आरंभ कर दिया। तार की सुविधा से समाचारों को जल्द प्राप्त करना और उसे भेजना शुरू हुआ। इससे बड़ी मात्रा में समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ और प्रसारण हुआ। इसी कारण से गद्य लेखन में तेजी से विस्तार हुआ, यानी कह सकते हैं जो गद्य लेखन था उसका तेजी से विस्तार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का विस्तार। ठीक है, जब है भारत में जब एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन आया, और यहाँ लॉर्ड मैकाले का हम जिक्र करेंगे। लॉर्ड मैकाले जो भारत की जो नई शिक्षा, भारत में जो एजुकेशन है, जो भाई उससे पहले हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी, ठीक है, लोग भाई गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पढ़ते थे आचार्यों के यहाँ। तो जब मैकाले आते हैं 1834 में भारत में पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बदलता है अंग्रेज, ठीक है, और भारत में जब शिक्षा का विस्तार होता है, यानी एजुकेशन सिस्टम में जब चेंज आता है, तब भी क्या कह सकते हो कि हिंदी का विकास होता है, और हिंदी में भी एक प्रकार से कह सकते हो कि हिंदी गद्य में ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। देखिएगा, सन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करने की आवश्यकता पेश की थी। क्या करें, 1834 में लॉर्ड मैकाले क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वहाँ का एक एमपी था, जिसने भारत की यात्रा की थी, और भारत के बारे में उसने बोला था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने की जरूरत है। सन 1835 में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नए ढंग की शिक्षा देने के, यानी 1835 में क्या होता है, अंग्रेज जो होते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत की। इससे पहले तक भारत में शिक्षा संस्कृत और फारसी भाषा में दी जाती थी, यानी भारत में जो एजुकेशन दी जाती थी किस भाषा में दी जाती थी, फारसी और किसमें, संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा रही, और फारसी क्यों देती जाती, क्योंकि मुगल छोड़ कर गए थे, मुगलों की भाषा थी, इसलिए फारसी में थी। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि उनका विचार था कि संस्कृत और फारसी की शिक्षा से भारत नए युग में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी राजा राम मोहन राय भी मानते थे कि भारत जो है वह संस्कृत और फारसी से नई चीजों को नहीं समझ पाएगा, नए युग में प्रवेश नहीं करेगा, अंग्रेजी का होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा का लाभ भी हुआ। इससे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को गहरी जानकारी हुई। इससे भारतीयों को जहां अपनी परंपरा को नई दृष्टि से अवसर देखने मिला, वहां अपनी संस्कृति को, राष्ट्रीय परंपरा के प्रति स्वाभिमान भी जागृत हुआ। शिक्षा के लिए जिन नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई, उसमें अंग्रेजी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। सन 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में
1803 में हिंदी उर्दू की पढ़ाई की। फोर्ट विलियम क्या है, कोलकाता में, ठीक है, अंग्रेज था, ठीक है, फोर्ट विलियम वासरा था, उसने क्या था, ये कॉलेज की स्थापना की थी 1803 में, ठीक है। इसमें हिंदी उर्दू की पढ़ाई, किसकी, हिंदी और उर्दू की पढ़ाई शुरू करवाई, ठीक है उसने। सन 1824 में हिंदी की पढ़ाई का विशेष प्रबंध हुआ। आगे चलकर भाई 24 में हिंदी भी पढ़ाने लग गए। इस कॉलेज के संचालक ने, बोलिए सर एक बात दोबारा, ठीक है, फोर्ट विलियम ने क्या किया, पढ़ाई का विशेष प्रबंध किया। इस कॉलेज के संचालक ने हिंदी की बहुत अनुकूल नहीं था। सन 1823 में आगरा कॉलेज, धीरे धीरे भारत में एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा था, नए नए कॉलेज खुल रहे थे, नए नए कॉलेज स्थापना हुई थी। सन 1817 में कलकत्ता स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी और सन 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। इन संस्थानों ने अच्छे अच्छे पाठ्य ग्रंथ तैयार किए। इस तरह शिक्षा के विस्तार ने, यानी जब भारत में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज भारत में नई शिक्षा को लेकर के आते हैं तो उसमें हिंदी एक रखी जाती है। और जब हिंदी का विस्तार हुआ और जब अंग्रेजों ने नई शिक्षा में हिंदी को बढ़ाया, हिंदी का विस्तार हुआ, तो कह सकते हो कि भारत में जो गद्य लेखन था या भैया जो कविता विता लिखी जा रही थी, बहुत गद्य लेखन था, कविता कहानी पाठ जो कुछ लिखा जा रहा था उसमें वह हिंदी में होने लगा, या कह सकते हो खड़ी बोली में होने लगा, यानी उसका डेवलपमेंट हुआ। यानी अंग्रेजों की नई शिक्षा लाने से, ईसाई मिशनरियों के कारण, अंग्रेजों ने जो नए नए आविष्कार किए या जो भारत में नए परिवर्तन हुए, अभी तक हम 3 कारण पढ़ चुके हैं। इन 3 कारणों से कह सकते हो कि भारत में हिंदी गद्य का विकास हुआ। अब हम चौथा देखेंगे भाई, अगला रीजन क्या है, समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। बहुत सारे हमारे देश में समाज सुधार आंदोलन हुए भाई। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल से सुनो, जब तुम मान लो तुमको समाज को ठीक करना है या तुमको समाज में सुधार करना है भाई, जब तुम समाज में सुधार करने जाओगे तो तुम एक ऐसी भाषा लोगे जो सबको समझ में आए। अभी थोड़ी है कि तुम जहां से आते हो वहां कोई भाषा बोली जाती है और उसी भाषा में तुम पूरी दुनिया को, देश को बता दोगे, नहीं होगा ना। तो कह सकते हो कि जो समाज सुधार आंदोलन रहा, ठीक है, उसने भी कह सकते हो कि हिंदी के विकास में या हिंदी गद्य में अपनी एक भूमिका निभाई। देखिएगा 19वीं सदी में कई समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी जो 19वीं शताब्दी थी उसमें क्या हुआ, कई सारे समाज सुधार आंदोलन हुए, उनकी शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। यानी 19वीं शताब्दी में जब समाज सुधार आंदोलन शुरू होते हैं तो इससे क्या होता है कि भारतीय समाज में, यानी हमारे समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करना था तथा जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना, जनता अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक हो, उसको जगाने का एक प्रयास था। क्योंकि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए जनता की भाषा। अब भाई मान लो कि तुम लोगों को जगाना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, लोगों से कुछ कहना चाहते हो, तो तुम एक ऐसी भाषा यूज करोगे जो आम लोग समझते हो, जो आम लोग जानते हो। यानी कह सकते हो धर्म प्रचारकों ने या कह सकते हो समाज सुधारकों ने जब हिंदी भाषा में अपनी बातें कहीं, अपनी चीजें लिखी और अपना काम किया, तो उससे भी कह सकते हो कि हिंदी भाषा में विकास हुआ। ठीक है, जिन नेताओं ने इस कार्य शुरू किए उन्होंने जनता की भाषा में अपने मत का प्रचार किया। मत का मतलब अपने विचार, अपनी राय रखी उन्हें, ठीक है, अपनी जनता की भाषा में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा यह कार्य किया। यानी राजा राम मोहन राय ने भैया जब ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के जरिए हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का या जो कुरीतियां थी उनका जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने हिंदी भाषा में किया, ये नहीं अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने भाई राजा राम मोहन राय हो या अन्य जितने लोग हैं या इस सत्याग्रह प्रकाश में आर्य समाज में अगर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन सब ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया और हिंदी में अपने उपदेश दिए, हिंदी में कविता, हिंदी में चीजों को लिखा, किताबें लिखी। उससे क्या है, हिंदी गद्य का भी विकास हुआ। यानी जैसे देखोगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और अपनी पुस्तक उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना हिंदी गद्य में की थी, यानी हिंदी में लिखी, गद्य में लिखी। श्रद्धा राम फुलेरी और नवीन चंद्र राय ने भी समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का सहारा लिया। पंजाब में भी हिंदी प्रचार के लिए इसका पत्र निकाला और गद्य। नहीं कह सकते कि जब समाज सुधारकों ने
हिंदी गद्य में जब उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया और हिंदी गद्य में जब कविताओं का विस्तार होने लगा, उससे भी क्या कि हमारे देश में हिंदी गद्य का विस्तार हुआ। और हिंदी गद्य से क्या हुआ कि आगे इसमें नई देखो भाई, जब समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, यानी जितने भी समाज सुधारक थे, जब वो हिंदी में अपने लेक्चर देते थे, अपने बात कहते थे, अपने विचार बताते थे, अपनी किताबें लिखते थे, तो हिंदी में सब कर रहे थे। इससे क्या हिंदी भाषा क्या कह सकते हो, हिंदी गद्य का विकास हुआ या हिंदी गद्य का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसका भी एक रीजन था कि भारत में हिंदी गद्य का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कह रहे हैं क्या है, हिंदी गद्य। देखो, जब हिंदी गद्य का विकास हुआ, जब भाई हिंदी गद्य बढ़ गया, तो हिंदी गद्य का विकास होने का कि पत्र पत्रिकाएं जो थी, पत्र पत्रिकाओं में भी क्या हुआ, हिंदी में ही लिखी जाने लगी। भाई जो पत्र पत्रिकाएं थी, जो मुद्रण था, जो कुछ भी लिखा जाता, जो समाचार पत्र थे, जो पत्रिकाएं थी, वो भी क्या होने लगा, पत्र पत्रिकाओं में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ। यानी कह सकते जैसे बोलो ना कि भाई समाचार निकलने लगे, पत्रिकाएं लिखी जाने लगी। जब समाचार लिखे जाने लगे, पत्रिकाएं लिखी जाने लगी, तब क्या हुआ कि पत्र पत्रिकाओं में भी हिंदी भाषा लिखी गई। जब पत्र पत्रिका में हिंदी भाषा लिखी गई, तो उससे भी क्या हिंदी गद्य का या हिंदी भाषा का विकास हुआ और इसमें भी चीज़ों को लिखा जाने लगा। ठीक है, और फिर लिखेगा क्या, आरंभिक गद्य लेखन क्या रहा, सन 1800 में अंग्रेजियों के प्रयास से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1803 में इस कॉलेज ने हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखने का प्रयास किया। उन्होंने कई मुंशियों की नियुक्त की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जॉन गिलक्राइस्ट प्रधान रूप में हिंदुस्तानी और उर्दू के पक्षपाती थे, परंतु वे जानते थे उस भाषा की आधारभूत भाषा हिंदवी या हिंदुई है। इस आधारभूत भाषा की जानकारी के लिए उन्होंने भाषा मुंशियों की यानी भाषा को लिखने वाले लोगों की सहायता ली और सहायता से उन्होंने हिंदी भाषा में, नहीं कह सकते कि कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो वहाँ के जो टीचर थे, जो पढ़ाने वाले लोग थे, उन्होंने हिंदी और उर्दू में जब उन्होंने कविताएं लिखी, उससे भी कह सकते हो कि हिंदी भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ और हिंदी भाषा का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद मुंशी साधु सुखलाल जो है, नियाज हैं, इन्होंने कह सकते हो कि हिंदी और उर्दू फारसी के अच्छे लेखक थे और कवि थे। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा की कुछ निखारी हुई और कविताएं थी, यानी इन्होंने भी जब लिखा। मुंशी इंसा अला खां जो है, इन्होंने भी कह सकते हैं हिंदी और उर्दू और फारसी इन भाषाओं में जब इन लोगों ने कविताएं लिखी। ठीक है, पंडित सदल मिश्र हैं या लल्लू लाल जी हैं, इन सब ने भी, ये सारे क्या है, पोइट हैं। इन लोगों ने कह सकते हो कि हिंदी भाषा में या हिंदी गद्य में, ठीक है, हिंदी गद्य में जब इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा या अपनी कविताओं का जब इन्होंने विस्तार किया, तब हिंदी गद्य का विकास धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा। ठीक है, और उसी में एक पॉइंट हमारा आएगा, क्या रहेगा इसमें, देखिएगा क्या, अंग्रेजी भाषा की नीति। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की नीति भी यही थी कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ की राजकाज की भाषा फारसी थी। लॉर्ड यानी भाई जब अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले जब यहाँ पर मुगल थे, वो जो काम करते थे, राज की भाषा क्या थी, फारसी थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1935 में अंग्रेजी भाषा का काम शुरू किया। सन 1836 में फारसी ही अदालत की भाषा थी, लेकिन यह भी महसूस किया जा रहा था कि फारसी से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए 1836 में एक इश्तिहारनामे द्वारा संयुक्त प्रांत की सदर बोर्ड अदालतों की भाषा हिंदी कर दी गई और कहा गया कि जनता नगरी और फारसी में से किसी भी लिपि में दर्ज कर सकती है। सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ और सन 1837 में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई। उपयुक्त तथ्य से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हिंदी के विकास में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। ना तो इसे शिक्षा का माध्यम बनाया, ना तो अदालतों का, ना ही सरकारी कामकाज का। ऐसे समय में कुछ लोगों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें राजा
शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम भी है। जैसे राजा शिव प्रसाद, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अपनी कविताएं लिखी, अपने लेख लिखे, और इनके कारण से भी कह सकते हो कि जो हिंदी भाषा है या हिंदी गद्य का जो विकास है वह धीरे धीरे होने लगा। और इससे भी कह सकते हो कि जो हिंदी गद्य है वह भी काफ़ी डेवलप हुआ। और हिंदी गद्य में यानी राजा शिव प्रसाद थे, इन्होंने जो अपने लेख लिखे, जो इन्होंने अपनी कविताएं लिखी उससे। और नेक्स्ट है एक है राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ये जो नाम है, इन्होंने भी क्या क्या है, इन्होंने अरबी फारसी के शब्द भरे, या कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं या ब्रज भाषा, इन सभी भाषाओं का इन सब ने यूज करके नाम लिखे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, इन सब चीजों का जो कालिदास की रचना है उन सब का इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया, यानी भाई ट्रांसलेशन किया। इससे भी क्या रहा, जो हिंदी गद्य का विकास था वो हिंदी गद्य के विकास में इनकी भूमिका क्या रही, महत्वपूर्ण रही, और आगे ही दिए कि ये आगे बढ़ा। और इसी के साथ क्या रहेगा, लगभग आपका जो पूरा है इस लगभग एंड हो गया, ठीक है। और इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसमें एक और भी पॉइंट बचा हुआ है। जैसे आपका रहेगा क्या है, भारतेंदु युग, 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग को भी आप जरूर करके जाना भाई, भारतेंदु युग क्या है। और एक पॉइंट इसमें और बचा हुआ है, दूसरा जो आपका है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, यही 2 बच्चा है, यही मैं आपको हो सकेगा तो मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट डे में कल इसको करवा दूंगा, भारतेंदु युग क्या है और द्विवेदी युग क्या है। और इसी के साथ ये क्या लगभग आपका जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हेलो।